सिलेबस क्या है, तो जीटी का सिलेबस सबसे पहले उनका एक देरीना क्वेश्चन है, वो थोड़ा हम उसको डिस्कस करने। जीटी का सिलेबस है नर्वस कोऑर्डिनेशन बुक है, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और स्टूडेंट में काफी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है जीटी का सिलेबस क्या है। तो एसटीबी बुक में बायोलॉजी सेक्शन होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एसटीबी बुक है, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, उसके बावजूद भी स्टूडेंट का सवाल होता है जीटी का सिलेबस क्या है, जीटी का सिलेबस क्या है। वो पेज इंक्लूड था, वो खत्म, वो समझ में नहीं आया। अब है जीटी का सिलेबस क्या है, क्या जीटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आएगी, दो सवाल है। तो उसका जवाब है पेज नंबर 64, आप ओपन करेंगे उसमें इथीन पड़ा है, वो इथीन नहीं है, इथीन इज नॉट इंक्लूडेड। 64 पेज पे इथीन नहीं है। और 7 पे आखिर में जैसे दो लाइन नर्वस केमिकल वो भी इंक्लूड नहीं है, इसे नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये सिलेबस है। तो होपफुली आपने सिलेबस को समझा होगा। चमो दे आवाज कौन है? आगे, हाँ, मैं चमो दे आवाज कौन है? हाँ, स्टूडेंट्स का काफी एक मुश्किल सवाल है, मैंने कहा सबसे पहले इनकी एक मुश्किल है वो उसको हल करें। तो अब जीटी का सिलेबस क्लियर हो गया कि जीटी का सिलेबस क्या है, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन आएगा नहीं। दो सवाल आपके थे, पहला सवाल था कि जीटी का सिलेबस क्या है, दूसरा सवाल था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन आएगा या नहीं आएगा। तो क्या जीटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंक्लूड है? नहीं है इंक्लूड, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंक्लूड है। आइंदा हम कोशिश करेंगे आपको जो लाइक जो 68 क्वेश्चन है वो पहले से हम आपको ग्रुप में दे देंगे, ठीक है, तो उसको फिर पहले से ग्रुप में दे देंगे, फिर आप उनकी तैयारी करना और इसको जो आपका अच्छा आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये गलती हो गई हमसे, थोड़ी सी गलती, ठीक है। जीटी का सिलेबस क्लियर हुआ, अब माधव के साथ अब हमें स्टार्ट करने। थैंक यू। सही ना, आप तो स्टूडेंट से परेशानी नहीं थी ना, आपको नहीं थी। आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। चंद एक स्टूडेंट होते हैं जो आखिर तक कंफ्यूज होते हैं कि जीटी का सिलेबस क्या है, कभी भी ये उनसे जो है ना क्लियर नहीं होता कि जीटी का आखिरकार सिलेबस क्या है। विषम आप बताएं, जीटी का सिलेबस क्लियर है? श्योर? हाँ, इथेन होगा उसमें, और आखिरी जो दो लाइन है 77 वो भी नहीं होंगी। चल भी आप कुछ समझ जाएंगे। थैंक यू। एनीवे, पैंक्रियास से आज स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियास, यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी नेचर लाइक कुछ एक्सोक्राइन फीचर्स भी मौजूद है। ग्लैंड सेम होता है पर उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है। फर्स्ट ईयर में एसटीबी के हवाले से डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा पैंक्रियास के बारे में, कि पैंक्रियास एक ऐसा जो एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। शायद हमारे इसी बुक में जो मेंशन भी है कि बहुत प्रॉपर्टीज जो पैंक्रियास के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है, मेन सेक्शन है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इसकी प्रॉपर्टीज होंगी उसी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे एक्सोक्राइन पोर्शन था, लाइक हमने ग्लैंड जो पैंक्रियास का होता है, मोस्टली होती है पैंक्रियास के अंदर, वही सेक्शन में उसके होते हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। 4 डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी डिटेल भी मौजूद है, पर खास तौर पे जो हम लाइक जैसे एक ऐसी छोटी छोटी कभी कभार सवाल होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स पैंक्रियास क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। में कभी कभार ट्रू फॉल्स की जैसे स्टेटमेंट टाइप के ऐसे सवाल होते हैं। तो इसी तरह से आप जैसे इसमें आप मोस्टली
या पैंक्रियाज का मेजर पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, ये जहन में आप रखेंगे। मेजर पार्ट जो पैंक्रियाज का होता है वो एक्सोक्राइन नेचर होता है, जिसका काम क्या होता है वेरी वेल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना और जो डाइजेशन में मदद देते हैं। इसी तरह से जो पैंक्रियाज सेक्शन को जब हम रेगुलर क्लासेस जो फर्स्ट ईयर एसटीबी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं तो उसकी लोकेशन यू नो वेरी वेल। एक तरफ से यहाँ से जैसे स्टमक होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेक्शन जिसे ड्यूटीनम कहते हैं, तो उस जंक्शन पे जैसे ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसका नेम होता है पैंक्रियाज होता है। एंड यू नो वेरी वेल यहाँ पे जो बाइल जूस जो है गाल ब्लेडर के अंदर आके स्टोर होती है, लिवर की सीक्रेशन होती है जिससे हम कहते हैं बाइल जूस। द सीक्रेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज बाइल जूस। बाइल जूस पहले लिवर में भी स्टोर होती है, लिवर में स्टोर होने के बाद देन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूटीनम में दाखिल होती है। तो ये जो सेक्शन या पार्ट जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये डक्ट है, इसका नेम होता है पैंक्रिएटिक डक्ट। यू नो वेरी वेल कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो पैंक्रिएटिक डक्ट इसमें शामिल है। पैंक्रिएटिक डक्ट जिसका काम होगा पैंक्रियास के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनको दाखिल होगा आके, यकीनन स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होगा जिससे हम कहते हैं ड्यूटीनम, उसमें आके दाखिल होता है। और इस छोटे से डक्ट का नेम भी आपको याद, हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट व्हाई? बिकॉज़ हेपेटो रेफर्स टू लिवर, लिवर से कॉमन बाइल डक्ट आता है, पैंक्रियास से तो ये दोनों ज्वाइन होंगे तो ये हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट बनेगा जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूटीनम, उसमें आपके दाखिल होता है। तो ये पैंक्रियाज का अगर हम अलग से, जैसे ये आप देखें पैंक्रियाज को अगर हम अलग से देखें कि इसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर मेजर पोर्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये तो एक पर उसके अंदर एक छोटा सा अंदर एक सेक्शन आईलिड्स आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक्सोक्राइन नजर आएगा और उसके अंदर आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस। आईलैंड आपने इंग्लिश में लफ्ज सुना होगा, आईलैंड, जैसे चारों तरफ जैसे पानी हो और बीच में जैसे एक खुश्की का इलाका हो, जमीन का इलाका हो, तो इसी तरह से ये बाकी जैसे पार्ट है वो सब एक्सोक्राइन है, पर उसके अंदर एक जो सेक्शन मौजूद है इसका नेम होता है आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस। आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस, लैंगरहांस पर्सन का नेम। और आईलिड की तरह ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर दो टाइप के जैसे सेल्स, मेजर सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं और होते हैं दूसरे बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। और जो अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स यू नो वेरी वेल ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगोन। बाकी आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन है ये सारा एक्सोक्राइन इन नेचर है। और आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस बहुत ही छोटे अंदर जो एक सेक्शन के अंदर मौजूद है जिसके अंदर एक बीटा सेल्स जिसको हम डिस्कस करेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो अल्फा सेल्स हो गए, अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस ग्लूकेगोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। जैसे आपने लास्ट टाइम पीटीएच और कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक पढ़े थे, तो इसी तरह से इंसुलिन और ये भी आप इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी पॉइंट बनती है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक की मीनिंग होती है अपोजिट इफेक्ट्स, एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंसुलिन का काम होता है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, बढ़ी हुई लेवल है, उसको कम करना। ग्लूकेगोन का काम होता है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होती है उसको जरा इंक्रीज करना। कहाँ तक? बिकॉज एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होगी तो वहां पे जैसे नॉर्मल लेवल जो होगी 90 मिलीग्राम, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर इससे कम होगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्लूकेगोन। कम होगी तो ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होगा ताकि वो इसको कितना इंक्रीज करे, वापस 90 मिलीग्राम तक पहुंच जाए। अगर 90 मिलीग्राम से ज्यादा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी।
और इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, डिक्रीज इज द ब्लड ग्लूकोज। कितनी डिक्रीज करेगा, इतनी डिक्रीज करेगा जो वापस जो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ये मेंटेन हो या रिस्टोर वापस फिगर आ जाए। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके अंदर ऐसी होम्योस्टैसिस की मैकेनिज्म होती है। जो डायबिटिक होते हैं पर्सन, उनके अंदर ये मैकेनिज्म खत्म हो जाती है। एनीवे सबसे पहले हमने नोट करना है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहान क्या होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान एक स्पेशल एरिया है पैंक्रियाज के अंदर, जिसके अंदर एक बीटा सेल्स हैं और अल्फा सेल्स हैं। बीटा इंसुलिन हार्मोन और अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस ग्लूकागोन हार्मोन। तो सबसे पहले अगर बेहतर होगा कि हम देखते हैं इन दोनों हार्मोन ये काम किस तरह से करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं पहले, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हाउ दीज हार्मोन्स वर्क, हार्मोन्स के काम करने का तरीका क्या होता है। आपके जहन में है कि ये इंसुलिन या ग्लूकागोन हार्मोन है, उसकी केमिकल नेचर क्या है? केमिकल नेचर स्टीरॉयड है या प्रोटीन है? क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है तो मीन्स सेल के अंदर दाखिल होगा या हार्मोन नहीं होगा? दाखिल नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करते हैं टारगेट सेल की, साइटोप्लाज्म में आते हैं। अक्सर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ बाइंड होते हैं। तो बहरहाल जो प्रोटीन हार्मोन होता है तो वो इंटर नहीं होता है टारगेट सेल के अंदर। जैसे ये पैंक्रियाज का सेक्शन, जो हेल्दी पर्सन होता है ना, उसके पैंक्रियाज में जैसे इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो उसका काम क्या है? अभी जैसे हमने नोट किया था, ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो देन ग्लूकोज कहाँ जाएगी? आइदर लिवर के अंदर स्टोर होती है या मसल के अंदर स्टोर होगी। यानी वो ग्लूकोज का जो पार्ट ये सेक्शन है सेल्स के अंदर दाखिल होना चाहिए। यू नो वेरी वेल, ग्लूकोज जब भी किसी लाइक सेल अंदर दाखिल होती है, उसके लाइक एक खास किस्म के एक एंट्रेंस के लिए एक गेट होते हैं, चैनल होते हैं, उसी के जरिए जैसे ग्लूकोज पास होते हैं। जैसे हम कहते हैं सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, इसी तरह से ग्लूकोज के लाइक इंटर होने के लिए यहाँ पे चैनल्स होते हैं और इनकी मदद से ग्लूकोज जैसे इस टारगेट सेल के अंदर दाखिल होगी ग्लूकोज। पर कैसे? अगर ये चैनल ऐसे ओपन नहीं होंगे, जब ये इंसुलिन हार्मोन होता है इस टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जो नॉर्मल और हेल्दी पर्सन होते हैं उनके अंदर ये होगा कि इंसुलिन जो हार्मोन है टारगेट सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। यू नो वेरी वेल कि जो प्रोटीन हार्मोन होता है उसके टारगेट सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही उस टारगेट सेल पे एक्शन होता है। तो सबसे पहले ये होगा कि इंसुलिन आके इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ही जो है ये चैनल ओपन होगा और देन ग्लूकोज अंदर आएगा इस सेल के अंदर। अदरवाइज ग्लूकोज नहीं होगी इस सेल के अंदर तो फिर ग्लूकोज कहाँ जाएगी? ग्लूकोज ब्लड के अंदर इसकी जो लेवल होगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होती रहेगी। अगर ये ग्लूकोज ब्लड निकल के सेल में दाखिल नहीं होती है तो ठीक है, तो इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब्सटेंट है पर उसके इंसुलिन रिसेप्टर अगर काम नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज का चैनल है क्लोज है, ग्लूकोज का चैनल क्लोज है तो ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी या रेज हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक पर्सन। ऐसे पर्सन को कहेंगे डायबिटिक पर्सन। कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज। टाइप 2 है और टाइप 1 होती है, उसके अंदर बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, देन जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और सारे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज होती है। तो जैसे ये दो ऐसी मैकेनिज्म है, एक 1 की या टाइप 2 की। पर आप ये सीखेंगे प्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है तो वो सेल टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि प्रोटीन हार्मोन पहले रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड करेगा तो ग्लूकोज के चैनल ओपन होंगे और चैनल ओपन होने के बाद ग्लूकोज जो है टारगेट सेल के अंदर दाखिल होती है और देन जो है इंक्रीज अगर लेवल होती है ग्लूकोज की तो वो कम हो जाती है। इसी तरह से ये इंसुलिन हार्मोन वर्क करता है।
ग्लूकागोन का काम होता है कि ग्लूकोज लेवल को जैसे बढ़ाना, अगर कम हो जाए, पर आपने जैसे देखा है कि सबसे पहले कि लाइक हार्मोन वर्क किस तरह से करता है। तो हार्मोन्स जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहानी प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली पॉइंट तो आपको पढ़ी थी कि मेजर पेंक्रियाज के अंदर जो एक्सोक्राइन होता है, हाउएवर देयर आर पैचेस ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल, वो कहां मौजूद है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहानी में मौजूद है, जिनकी नेचर क्या होती है? एंडोक्राइन होती है। एंडोक्राइन यू नो वेरी वेल, जो डक्टलेस के सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। किसी डक्ट या ट्यूब या वेसल में आप नाली के की जरूरत नहीं है कि उसके जरिए सीक्रेशन पास हो। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं? यू नो अल्फा सेल होते हैं और दूसरे बीटा सेल। सीक्रेट हार्मोन कौन से? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं है कि एहतराम से, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, तरतीब से। जैसे पहले क्या है? पहले अल्फा सेल अगर लिखा हुआ तो अल्फा सेल पे क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकागोन। एंड देन लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ? बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन रिस्पेक्टिवली। बिकॉज मैं आपको इसके रिस्पेक्टिवली वर्ड पे इस वजह से फोकस कर रहा हूं तरतीब से, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन जो आते हैं टेस्ट में होते हैं जिनमें क्लियरली लिखा होता है रिस्पेक्टिवली। तो हमने लफ्ज रेस्पेक्ट का मतलब यही सीखा है कि एहतराम, इज्जत की तरह, इज्जत नहीं तरतीब, ठीक है? जो तरतीब। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जैसे हमारे हर एक हार्मोन का रोल या फंक्शन, हार्मोन का रोल या फंक्शन यू नो वेरी वेल, एंटागोनिस्टिक इन नेचर है और कौन सी चीज को मेंटेन करते हैं, किसकी लाइक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं? ग्लूकोज लेवल को। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जैसे इंसुलिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ी हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी हो, तो देन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती है तो ग्लूकागोन हार्मोन इसका जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो ग्लाइकोजन, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली ग्लाइकोजन होती है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ये ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकागोन हार्मोन। जनरली हम कहेंगे कि एक दोनों हार्मोन एक दूसरे के एक पॉइंट आगे नहीं है, आगे इतनी नहीं। इससे पहले मैं पढ़ा पीटीएच और कैल्सिटोनिन, जिनकी जो है लाइक जो एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, तो इस तरह से पेयर्स होंगे जो आपने याद करना है कि आपको पेयर तलाश करना है जो एंटागोनिस्टिक इन नेचर। एक पेयर आपने पीटीएच और कैल्सिटोनिन का याद किया, दूसरा पेयर है इंसुलिन और ग्लूकागोन का पेयर होता है जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्लूकागोन हार्मोन के हवाले से आते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। आपको याद होगा जब हमने हार्मोन जब सेक्शन पढ़ा तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप क्रेमिंग कर सकते हैं, आप मेमोराइजेशन कर सकते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको एनालिटिकली सोचते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने पॉइंट आपको बताया कि हर हार्मोन रिलीज होने का कोई ना कोई एक स्टिमुलस होता है, एक कॉज होता है, एक रीजन होता है कि भाई ये हार्मोन क्यों रिलीज हुआ, उसका एक कॉज या रीजन होना चाहिए। तो इसी तरह से ग्लूकागोन हार्मोन का रीजन क्या है? के अंदर जब ग्लूकोज लेवल कम हो गई थी तो ही जो है ये हार्मोन रिलीज हुआ, वरना रिलीज नहीं हो रहा था। जब भी ब्लड हार्मोन नहीं होता। तो देखिए तो पहली पॉइंट है ग्लूकागोन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगी, कम होगी, लो होगी, हाइपो लाइक जैसे प्रोडक्शन, ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज लेवल कम होगी तो उस वक्त जो है ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो यानी हम कहेंगे कि ग्लूकागोन हार्मोन का जो रिलीज होने के लिए जो स्टिमुलस है वो है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर यहाँ पे तो लो लिखा हुआ है, अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन है हो ऑप्शन आ जाए, जैसे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है, आप बताएं
कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो आप कहेंगे ये तो ऐसा सवाल नहीं है, बुक में नहीं है, पर आपको पता है कि 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड जो है नॉर्मल लेवल है, उससे भी अगर होगा तो ये ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है ना, ये इस तरह से थोड़े से अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, वो ध्यान में रखेंगे। तो नंबर 1 ये सेट पॉइंट आपको पता है, हाइपोथैलेमस के अंदर सेट पॉइंट 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, इसी से अगर लो लेवल होगी तो ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा। फिर क्या करेगा ये हार्मोन ग्लूकागोन, क्या करेगा? आपको याद होगा हमने पढ़ा था टारगेट क्या है। पहली बात है हर एक हार्मोन का एक टारगेट होता है, और उस टारगेट सेल पे इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा। जो शुरू में हम हार्मोन की जब कैटेगरी पढ़ रहे थे कि हार्मोन को किस तरह से आपने जाना है, तो हर एक हार्मोन का एक टारगेट भी होगा और टारगेट सेल का एक्शन किस तरह का होगा। तो हम कहेंगे इनका जो टारगेट है कि लिवर भी होगा, मसल्स भी है जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होती है। देन वहां पे क्या करेंगे, उसको ग्लाइकोजन को प्लस में अमाइनो एसिड को, एसटीपी की बुक की पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, वरना एक दूसरी भी मैकेनिज्म है, हम उस पर नहीं जाते हैं। ग्लाइकोजन एंड अमाइनो एसिड जो लिवर के अंदर स्टोर है, उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ग्लाइकोजन एंड अमाइनो एसिड्स जो लिवर के अंदर मौजूद है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में होती है, लिवर के अंदर कई किस्म के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज के अंदर। क्यों करेगा? बिकॉज हाइपोथैलेमस को पता चल गया था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम हो रही है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, अब जो है इसको थोड़ा सा रेज करना है या इंक्रीज करना है, तो ही जो है ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। तो वापस बैक टू द नॉर्मल लेवल तक जब आएगी, नॉर्मल लेवल कौन सी? 90 मिलीग्राम, यानी इतनी इंक्रीज इसको ग्लूकोज को करेगा ये ग्लूकागोन हार्मोन, ताकि वापस जो है सेट पॉइंट तक आ जाए। ठीक है ना, तो इस ये एक्शन यकीनन होगा ग्लूकागोन हार्मोन का। तो आपने किस तरह से पढ़ा? नंबर 1 ग्लूकागोन हार्मोन के रिलीज होने का रीजन क्या है या स्टिमुलस क्या है? नंबर 1 स्टिमुलस है, जब इस सेट पॉइंट से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगी तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा। टारगेट क्या है कि लिवर भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है। उसमें एक्शन क्या होगा? एक्शन ये होगा कि ग्लाइकोजन एंड अमाइनो एसिड उनको किसमें कन्वर्ट करेगा? उनको ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा, और ताकि जो है इसकी लेवल जो है वापस नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल कितनी? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम आते हैं इंसुलिन के एक्शन पे आते हैं। इंसुलिन तो इसका अपोजिट है, जैसे वही सेम मैकेनिज्म। जैसे स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है कि 90 मिलीग्राम से अबव जो लेवल होगी ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंसुलिन रिलीज होगा। जैसे ये वेरी क्लियर है, हमारे एसटीपी बुक में है, पर थोड़ा सा फोकस की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इंसुलिन तब रिलीज होगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हायर होगी। हायर तो यानी कितनी? 90 मिलीग्राम से रेज्ड होगी, इंक्रीज होगी, बड़ी होगी। तो इससे इंसुलिन हार्मोन का टारगेट क्या है? टारगेट ऑर्गन कौन सा? लिवर और मसल है। देन प्लस में एडिपोज टिश्यू भी है। थोड़ा सा इसका डाइवर्स टाइप का फंक्शन है, इसके टारगेट जरा ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ग्लूकोज अगर बढ़ी है तो उसको आगे किस में कन्वर्ट की जा सकती है? इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एडिपोज टिश्यू है। जब हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं तो यानी फैट में भी कन्वर्ट हो सकती है। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू फैट। इट स्टिमुलेट्स लिवर एंड मसल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। शुरू में हमने नहीं देखा था, जैसे ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एडिपोज टिश्यू है, तो यहाँ पे जो चैनल मौजूद है, चैनल किसके? ग्लूकोज के। ग्लूकोज इस एडिपोज टिश्यू के अंदर दाखिल होगी तो देन ये किस में आगे कन्वर्ट होगी? इट मे बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। तब होगी जब पॉसिबल होगा जब इंसुलिन का रिसेप्टर जो है ये वर्क करेगा, और इसके साथ इंसुलिन हार्मोन जब बाइंड करेगा तो ही जो है ग्लूकोज के लिए चैनल ओपन होगा। तो हमने पढ़ा था इस पैटर्न के जरिए टारगेट है ना, तो वरना जैसे सेल होता है वो हर हार्मोन को रिस्पॉन्ड थोड़ी देता है, उसके जो यकीनन एक रिसेप्टर होने चाहिए। तो इसी वजह से जैसे लिवर और मसल के अंदर भी प्लस में एडिपोज सेल्स होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इंसुलिन उनके साथ पहले बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन एक्सेस में या एक्स्ट्रा जो होगी इजाफी ग्लूकोज होगी वो उस सेल के अंदर दाखिल होगी और उसका फॉर्म चेंज होगा। ग्लूकोज का फॉर्म चेंज होगा, पहले जस्ट ग्लूकोज से अब उसका फॉर्म चेंज हो गया, ग्लाइकोजन जो पॉलीमर है आपको पता है, इस तरह से। इसी तरह से एक और भी वेरी इंपॉर्टेंटली फंक्शन
इट आल्सो प्रोमोट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये भी जैसे प्रोटीन बनने का भी अमल जैसे लिवर के अंदर होगा और मसल के अंदर होगा इंसुलिन। जो एक्सेस जो ग्लूकोज है वो प्रोटीन या फैट में भी कन्वर्ट हो सकती है। हम ऐसे इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो सकती है। और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो ये जो है इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन प्रोटीन या फैट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये रोल या फंक्शन है, थोड़ा सा डाइवर्स फंक्शन है। प्लस में आपको पता है कि जो पहले कन्वर्जन हो रही थी, कौन सी कन्वर्जन हो रही थी? अमाइनो एसिड्स जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट भी कभी होते हैं, तो उसको भी रुकेगा। कहेगा काइंडली आप इस वक्त आप जो है अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि पहले से ग्लूकोज लेवल बढ़ी हुई, आप रोकें। ताकि वो कहता है कि मैं जरा इस एक्सेस ग्लूकोज को जो कम करूं, नॉर्मल लेवल तक ले आऊं, फिर जरूरत पड़ेगी तो आप कम हो जाए तो फिर देना आप एसिड में से भले आप उसको तब करना, इस वक्त नहीं। ठीक है ना। तो प्लस में ये एक और भी पॉइंट है, एज वेल एज इनहिबिट्स प्रोटीन कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज। ठीक है ना, जो प्रोटीन कन्वर्जन इन ग्लूकोज कब होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे नोट करें, जब ब्लड के अंदर लो ग्लूकोज लेवल होती है, लो ग्लूकोज लेवल होती है, लो ग्लूकोज लेवल होती है, तब ये जो प्रोटीन कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज होती है। पर इसको ये इस प्रोसेस को ये इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा। वो कहेगा जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अब इसकी जरूरत नहीं, आप स्टॉप हो जाए, ताकि मैं एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करूं, फैट में कन्वर्ट करूं और प्रोटीन में कन्वर्ट हो। इस तरह से जो है वो कम हो सके। जैसे हम कहते हैं किसी एक पर्सन के पास अगर पैसा जैसे अमाउंट जैसे करेंसी ज्यादा होती है, तो उसके जो करेंसी के डिफरेंट फॉर्म्स प्रॉपर्टीज की सूरत में घर नया परचेज कर लिया, गाड़ी परचेज कर ली, किसी और जगह पे लगा लिया, पैसा है तो पैसा एक्सेस में इजाफी है, उसका जो फॉर्म चेंज हुआ है। इसी तरह से ग्लूकोज एक्सेस में है तो उसका फॉर्म चेंज हो गया। कैसे फॉर्म चेंज हुआ? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ फैट। इस तरह से जो देन जो कहेंगे अब जेब में कम पड़ गए पैसे, घर में पैसे अब कम हो गए, क्योंकि वो पैसे अब कहाँ लगे? वो सब इन द फॉर्म ऑफ जमीन, इन द फॉर्म ऑफ गाड़ी, इन द फॉर्म ऑफ अनदर कोई प्रॉपर्टी, पैसे अब नहीं है। तो इसी तरह से जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है और देन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जैसे एक नॉर्मल आ जाता है। ये उन लोगों में होता है जिनका जैसे एक नॉर्मल होम्योस्टेटिक की मैकेनिज्म बरकरार होती है, डायबिटिक नहीं होते उनमें होता है। जो डायबिटीज की शिकार हो जाते हैं देन उनमें ये मैकेनिज्म नहीं होगी। फिर वो जैसे आपने देखा होगा, हम आते हैं आगे, चले डिस्कस करते हैं। इट स्टिमुलेट्स लिवर एंड मसल्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है ना। तो जो अभी हमने जो इससे पॉइंट्स जैसे नोट की थी ना, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्जन हो सकती है, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्जन हो सकती है, फैट्स में भी कन्वर्जन हो सकती है, किसकी? एक्सेस ग्लूकोज की। और प्रोटीन्स में भी कन्वर्जन हो सकती है। एसटीबी बुक के अंदर तीनों ये जो टर्म्स मौजूद हैं कि एक्सेस ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है कि इंसुलिन हेल्प्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, ये ऑप्शन हो, ग्लूकोज इनटू प्रोटीन, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इनटू, तो आप क्या कहेंगे? जनरली जैसे हम पढ़ते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, बस पहला ऑप्शन वही होता है और फौरन हम टिक लगाते हैं। पर एसटीबी बुक के अंदर आप देखते हैं और भी जैसे ऑप्शन पड़े होते हैं, तो ये इस तरह से क्या होगा? देन ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल रिटर्न होगी। कितनी रिटर्न होगी? जो बढ़ी हुई पहले लेवल वो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, वो वापस जो है रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है ना। जो इजाफी थी अब वो वापस नॉर्मल रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो इन हार्मोन से रिलेटेड, जैसे खास तौर पे इंसुलिन से रिलेटेड, जो यकीनन डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी डिजीज है जो दुनिया के अंदर जो बहुत ही बड़े तादाद में इस खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होती है। तो आप आइडिया देंगे कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है?
दो रीजन है। एक तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ना हो, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही ना हो, और दूसरा ये है कि इंसुलिन के रिसेप्टर अगर सेल्स में, टारगेट सेल्स में अगर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ना करें तो डायबिटीज हो सकती है। एक इंसुलिन की खुद की प्रोडक्शन ना हो, जैसे टाइप 1 जो है, टाइप 1 जो अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है। डायबिटीज टाइप 2 है, उसके अंदर जैसे इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो है वो वर्क नहीं करते हैं। जब रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो आपको पता है, तो जाहिर है उस टारगेट सेल पे उस हार्मोन का कोई भी एक्शन नहीं होता। आगे इसकी मैकेनिज्म भी हम पढ़ते हैं कैसे होता है, हमने पहले भी इलस्ट्रेशन के जरिए देखा था कि हाउ किस तरह से। तो पहली एक मैकेनिज्म है कि लाइक हम सीखेंगे कि डायबिटीज के अंदर होता क्या है। 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको आप यकीनन अंदाजा आपको हो जाएगा कि जिससे थ्रस्ट पर्सन को बहुत ज्यादा जो प्यास लगेगी, पर्सन को बहुत ज्यादा हंगर या भूख का एहसास होगा, और पर्सन को यूरिनेशन का अमल जो है फ्रीक्वेंट होगा, बहुत ही जल्दी होगा यूरिनेशन का अमल। यूरिनेशन जिससे आपको पता है कि गर्मियों की मौसम में खास तौर पे तो यूरिनेशन बहुत ही देर से होती है, पर सर्दियों की मौसम में थोड़ी फ्रीक्वेंट होती है। उसका भी रीजन आपने पढ़ा। पर कोई एक ऐसा पर्सन है पानी भी ना पिए और यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो सवाल ये है कि इनपुट ऑफ वाटर हुआ ही नहीं और यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली इतना हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है? तो उसका यकीनन जवाब ये हो सकता है कि ऐसे पर्सन को जो है डायबिटीज के जो है चांसेस हो सकते हैं, होते हैं। जैसे जो भी डायबिटिक पर्सन होते हैं, जैसे उनको बहुत ज्यादा हंगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, 3 ऐसी चीजें हैं। अब ऐसा अमल क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ी होती है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी होती है तो सेल्स के अंदर अपटेक ऑफ ग्लूकोज नहीं होगी, तो देन वो या अपनी एनर्जी किस तरह से वो हासिल करेंगे? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। अब यकीनन वो जो एक्सेस ग्लूकोज थी ब्लड के अंदर पड़ी थी ना, अब सेल्स में नहीं है, अब वो यूरिन के जरिए पास हो जाएगी। जब यूरिन के जरिए पास होगी, जाहिर है यूरिन तो हाइपरटोनिक होगा बॉडी फ्लूइड का, तो सराउंडिंग वाटर होगा वो भी लेके जाएगी। तो इसी तरह से जो आपको याद होगा चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्मल एक जैसे पर्सन की यूरिन की एनालिसिस, उसके अंदर आपने देखा कि यूरिन जो नील होता है, होता ही नहीं है। पर जो डायबिटिक पर्सन होता है आपको पता है उसके अंदर यूरिन के ट्रेसेस आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज सेल्स उसके ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यूरिन सारा पास हो रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज पास हो रहा है यूरिन के अंदर। तो इस वजह से जैसे प्यास का भी डिहाइड्रेट एहसास ज्यादा होगा, इमीडिएट सोर्स ऑफ ग्लूकोज से वो तो सब यूरिन के अंदर चली जाएगी, तो भूखा भी एहसास ज्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में देन क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में बॉडी के जिस तरह से फैट्स होती है वो ब्रेक डाउन होगी, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होगी, फैट्स ब्रेक डाउन होगी। रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट जैसे आपने देखा होगा वेट लॉस होता है। ऐसा जो डायबिटिक पर्सन होता है चाहे जितना भी हेल्दी वगैरह क्यों ना हो, जिससे उनको डायबिटीज होती है तो फौरन जैसे वेट लॉस भी हो जाता है। रिजल्ट का ये है कि लाइक वो जो अपने फैट्स को जो ब्रेक डाउन करने का अमल कर रहा होता है, कीटोन बॉडीज के जरिए एनर्जी मिलेगी। थोड़ी कंसंट्रेशन अगर कीटोन बॉडीज की होती है तो एनर्जी, बट कीटोन बॉडीज अक्यूमुलेट हो जाए, स्टोर हो जाए, उनकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो देन पीएच चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और पर्सन का डेथ हो सकता है। तो जैसे होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म नॉर्मल नहीं रहती है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेस है, तो एक्सेस है तो वो कहाँ जाएगी? एक्सेस ग्लूकोज किडनी के जरिए यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाएगी, और ऐसे पर्सन के अंदर यूरिनेशन का अमल फ्रीक्वेंट होगा, तेज होगा। जैसे जब भी जैसे यूरिन अगर हाइपरटोनिक है तो अपनी बॉडी फ्लूइड, पर्सन की बॉडी फ्लूइड से वाटर है उसको भी साथ लेके जाएगा, तो क्या होगा? वाटर बैलेंस का भी इशू हो जाएगा। रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में ये होगा पर्सन में एक बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी, और ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थ्रस्टी फील करेगा। अगर जैसे थ्रस्टी फील नहीं तो एटलीस्ट जो माउथ है उनका जो ड्राई हो जाता है, ड्राईनेस बहुत ज्यादा होती है। ड्राईनेस अगर माउथ में आती है तो उसकी एक निशानी होती है कि डिहाइड्रेशन की एक कंडीशन है। जैसे डॉक्टर साहिबान कभी कभार ऐसी किस कंडीशन में जैसे कहते हैं
मुंह ओपन करें तो ड्राइनेस अगर है तो उनको एक अंदाजा हो जाता है कि बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है। अदर फीचर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ और कंडीशंस देखते हैं, फिर हम उससे आते हैं। इसी तरह से विदाउट स्टीडी सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज अगर ना मिले तो बॉडी क्या करेगी, फैट्स की ब्रेक डाउन करेगी। जितनी बॉडी के अंदर फैट्स होंगी उनकी ब्रेक डाउन होगी, फैट्स और प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। उस पर्सन का वेट जो है वो यकदम जैसे कम हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई डाइटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया और यकदम में वेट लॉस हुआ है तो यकीनन जो है डायबिटीज कोई उस पर्सन को होगी। तो जब भी जैसे प्रोटीन फैट्स की जब ब्रेक डाउन होती है, फैट्स की ब्रेक डाउन से कीटोन बॉडीज बनती है। कीटोन बॉडीज अगर थोड़ी कंसंट्रेशन उनकी लिमिटेड होती है तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कीटोन बॉडीज अक्यूमुलेट हो जाए, ब्लड के अंदर स्टोर हो जाए, जमा हो जाए, तो ब्लड का पीएच चेंज करेंगे, वो पीएच एसिडिक हो जाएगा और पर्सन का देन जो है डेथ लगेगा। इस वजह से जो पर्सन का आगे जो है डेथ हो सकता है। कीटोन बॉडीज अगर बॉडी के अंदर जैसे ब्लड के अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगी तो पीएच ब्लड का एसिडिक हो जाएगा, पर्सन का डेथ होता है। ये आप जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, एसिड बेस बैलेंस बरकरार नहीं रहता है। क्यों नहीं बरकरार रहता है? ब्लड का पीएच एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्यों बनी है? कीटोन बॉडीज इस वजह से बनी है, एनर्जी की डिमांड को, सप्लाई को पूरा करने के लिए बॉडी की फैट्स थी, वो ब्रेक डाउन हुई तो उसकी बाई प्रोडक्ट कीटोन बॉडी बनी है। तो जाहिर है जब ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स ना मिलेगी तो ब्रेन के भी फंक्शन नॉर्मल और प्रॉपर नहीं रहेंगे। अगर ब्रेन की सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन की फंक्शनिंग होगी वो भी प्रॉपर नहीं हो। खासतौर पे आपने सुना होगा कि लोग जो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, वाई बिकॉज ये ब्रेन सेल्स को जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है। अब हम जैसे इलस्ट्रेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितनी होनी चाहिए, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होनी चाहिए। पर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हम कहते हैं इंक्रीज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, हम कहते हैं कि इससे ज्यादा है, स्टिमुलस है, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस। राइजेस की मीनिंग क्या होती है? इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? इस 90 मिलीग्राम से इंक्रीज हुआ। तो पेंक्रियाज क्या करेगी? पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होंगे फौरन इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है। और ये जैसे लाइक आपको पता है कि स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होते हैं तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से लिवर के अंदर जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यानी जितनी भी एक्सेस ग्लूकोज थी अब वो कहाँ पे चली गई? एक्सेस ग्लूकोज थी उसका फॉर्म चेंज हुआ है। कैसे फॉर्म चेंज हुआ? ग्लाइकोजन की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में और फैट्स की सूरत में ये फॉर्म चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन की मीनिंग कम हो गई। पहले बड़ी हुई थी तब ये हार्मोन रिलीज हुआ, अब कम हो गई। कितनी कम हुई है? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी इलस्ट्रेशन के जरिए हमने कि नहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे कि 60 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है तो ये स्टिमुलस क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो इंसुलिन रिलीज होगी। कौन सा रिलीज होगा? अल्फा सेल्स क्या कौन से प्रोड्यूस हार्मोन करेंगे? ग्लूकेगोन प्रोड्यूस करेंगे। और ग्लूकेगोन फिर क्या करेगा? ग्लूकेगोन हार्मोन जो है, जो ग्लाइकोजन होगी वो उसको ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स जो होंगे अमीनो एसिड्स उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस रेज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? अब 2 बेल लग चुके हैं, फिर हम आगे इसका। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए